चलो, हमने क्या बोला, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, अगला टॉपिक अपना क्या है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब इसमें अपने को ये देखना है कि इमेज जो है वो बनेगा कैसे और कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा, वो पूरा रे डायग्राम है। अपन पहले एक बार शॉर्ट में पूरे कितने केस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, पहले उसको एक चार्ट के द्वारा समझ लेंगे उसको अच्छे से, फिर उसके बाद समझते हैं डायग्राम के द्वारा कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो चलो, पहले तो अपन बना लेते हैं, ये मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ ना, तो पहले अपन कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। हाँ बना दूँ, यहाँ बना देता हूँ, ये लो। चलो, कॉनकेव मिरर ये अपन ले लिया मिरर, इसके बाहर साइड क्या कर दो, पेंट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। चलो बताओ भाई, इसके सेंटर में क्या रखूँ, क्या रखना है, पोल। सेंट्रल वाला जो मिरर का सेंट्रल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। और इसका जो ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सी से रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों को अगर मिला दूंगा तो, इन दोनों पॉइंट को, तो उसको क्या बोलेंगे, पोल और सेंटर को मिलाने पे जो लाइन ज्वाइंट होती है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। एप्लीकेशन कौन से आ गए, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नया को पॉइंट जनरेट कर दिए का, एप्लीकेशन एक्सिस। चलो ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस। अब यहाँ चीज़ समझना, इतना डायग्राम अभी बना रहे हैं। अब इसमें समझो, ये चीज़ को दिमाग में बैठा लेना, इस चीज़ को, डायग्राम को, ठीक है ना। ये पोल है, फिर पे क्या पड़ता है, फोकस पड़ता है। पोल के बाद फोकस के बाद क्या पड़ेगा, सेंटर पड़ेगा। अब सेंटर के इधर चले जाओगे तो इधर इनफाइनाइट कहलाएगा, मतलब अनंत दूरी पर, मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब ऑब्जेक्ट को इधर से लेके आना है हमको मिरर के सामने, ठीक है ना। तब केस बना रहा हूँ, उस केस को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसे बनेगा कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका चार्ट अपने को बनाना है। पहले इन दोनों को समझो। तो मैं केस ले रहा हूँ, समझना। पहले कहाँ रख रहा हूँ, इनफाइनाइट में। केस समझ लेना कि कितने केस बताए जाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है। कहाँ रखना है, उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ो। इसके बाद कहाँ बढ़ोगे, इनफाइनाइट से सी के बीच में आओगे। कहाँ आओगे, इनफाइनाइट से सी के बीच में। तो दूसरा कंडीशन बनेगा इनफाइनाइट से सी के बीच वाला, ठीक है, क्लियर। अगला एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, सी में पहुंचोगे। यानी आगे अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अपन, सी में, यानी सेंटर में। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले कहाँ रखोगे, इनफाइनाइट में। एक स्टेप आगे आओ तो इनफाइनाइट और सी के बीच में आओगे। फिर एक स्टेप आगे आओ तो कहाँ पहुंचोगे, सी में। फिर एक स्टेप आगे आओ तो कहाँ पहुंचोगे, सी और एफ के बीच में। यानी अगला वाला कंडीशन सी और एफ के बीच वाला बनेगा। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो कहाँ आ जाओगे, एफ में आ जाओगे। फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे, पी और एफ के बीच में। यानी ये लास्ट कंडीशन। कितने कंडीशन बने, कितने कंडीशन बन गए, 6 कंडीशन। यानी इन 6 कंडीशन में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। अब इसका कंडीशन समझो, एक तो याद रख लेना है। इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी कुछ मत छापो, चुपचाप देखो पहले। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो एक चीज को याद रखो, इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनेगा इमेज, फोकस पे। अब तुम्हें उल्टा आना है। कैसे आना है, जैसे जैसे एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाओगे, इमेज एक एक स्टेप पीछे आता जाएगा। तो अब बताओ, जब इनफाइनाइट पे रखे थे तो कहाँ बना, फोकस पर, ठीक है ना। इसको याद रखना है। अब जैसे ही एक स्टेप, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे ही मैं एक स्टेप आगे लाया तो इसका मान लो ये इमेज है, तो ये एक स्टेप कहाँ जाएगा, पीछे। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। यानी इसका इमेज बन जाएगा सी और एफ के बीच में। चलो, अब एक स्टेप जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ, तो ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज कहाँ बन जाएगा, सी पर ही बन जाएगा। क्लियर। चलो अगला स्टेप देखो,
अगर ऑब्जेक्ट को अपन एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो इमेज एक स्टेप और पीछे चला जाएगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में आ जाएगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हो तो इमेज कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। ये हो गया, ये 5 कंडीशन समझ में आए। अब इनफाइनाइट के पीछे तो ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता, इनफाइनाइट मतलब एकदम में से पीछे चला गया, ठीक है ना। तो अब जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे ना बन के मिरर के पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मिरर के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर। ये अभी याद करने का वो बता रहा हूँ, बाकी अभी पूरा समझना है आगे डायग्राम के थ्रू कि कैसे बनता है, ठीक है ना। तो पहले बताओ ये फैक्ट समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो इमेज एक स्टेप पीछे आता जाएगा, इसको ध्यान रखना है, लॉजिक, ठीक है ना, क्लियर। और लास्ट में जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट एकदम लास्ट कंडीशन होता है, तो अब जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तब एक स्टेप और पीछे थोड़ी जाएगा, मतलब इनफाइनाइट के पीछे इनफाइनाइट में चला जाए, वो नहीं, इनफाइनाइट उसका लास्ट था। तो अब कहाँ बचा उसका, बिहाइंड द मिरर। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले ही चालू हो गया था। चलो देखो अगला नेचर समझते हैं। इमेज जो बना है अपना किस प्रकृति का है, तो नेचर का मतलब ये होता है, प्रकृति अगर बताना है इमेज का तो इसका मतलब ये है कि वो बन कैसा रहा, रियल और इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ये नेचर कहलाता है इमेज का। इमेज की अगर नेचर पूछा जाए, प्रकृति पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, क्या बताना है, इमेज जो है वो किस टाइप का बन रहा है, ठीक है ना। तो इधर देखो ये जो 5 केस हैं समझना, इन 5 केस में जो इमेज बना है वो इधर साइड बना है ना। अच्छा ये बताओ अगर मान लो इधर सामने ऑब्जेक्ट है, समझना, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इधर साइड ही आएगी ना। तो जितने भी इमेज इधर बने हैं मतलब इधर साइड लाइट क्या की है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है, और जो इधर साइड आई है लाइट वो एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तभी इधर साइड बन रहा है ना। तो इसका मतलब इस 5 केस में, इधर वाले में, इन 5 केस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और अवाची एक साथ कैसे बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो जितने भी लेफ्ट साइड बने हैं, जितने भी इमेज रिफ्लेक्टेड सरफेस साइड बने हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है ना। चलो लास्ट वाला देखो, ये जो बना है पी और एफ के बीच, वो मिरर के पीछे बना है ना, और लाइट क्या मिरर के पीछे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर साइड आती, मतलब वो वाला कौन सा, वर्चुअल वाला, मतलब उसको बनाया गया होगा, है ना। तो ये लास्ट वाला जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर, ठीक है ना। आभासी और सीधा, लास्ट वाला जो होगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो कोई कंफ्यूजन नेचर में, क्लियर हो गया ना। चलो अगला टॉपिक है साइज का, अगला लिस्ट का एक है साइज का, कि जो इमेज बनेगा उसका कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट से कि कैसा होगा, छोटा या बड़ा, ठीक है ना। तो अब सुनना थोड़ा सा, ये बताओ अगर मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारे आँख से बहुत दूरी पर हो तो वो कैसा दिखेगा हमको, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने से बहुत दूरी पर हो तो बिंदु के आकार का दिखेगा, पॉइंट के साइज का। तो पहले वाले में जब अपन ये जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा था तो उसका इमेज जो फोकस पर बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे तुम पास लाते जाओगे अपने, ऐसे समझना, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने से बहुत दूर है, तो जब ये ऑब्जेक्ट अपने से काफ़ी दूर रहेगा तो ये बहुत छोटा सा दिखाई देगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इसको पास लाते जाओगे ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, समझ गए। यानी कि पहले पॉइंट साइज का था, अब ऑब्जेक्ट को जैसे एक स्टेप आगे लाए तो ये एक स्टेप पीछे आया, पर थोड़ा सा उसकी साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी बड़ी नहीं है, एकदम से ऑब्जेक्ट से बड़ी थोड़ी हो जाती है, धीरे धीरे साइज बढ़ता है ना। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ये वाला जो सेकंड वाला केस है इसमें क्या रहेगा, थोड़ा साइज बड़ा होगा बट ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, लेस देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर ऑब्जेक्ट से
छोटा। और जैसे ही सी में रखे ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ बन गया, सी पर, तो दोनों सेम पोजीशन में आ गए, मतलब दोनों बराबर साइज में हो जाएंगे। यानी कि सी वाले केस में जो हो जाएगा वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इमेज की साइज है वो किसके बराबर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के बराबर। अब ये तो पता ही होगा, अब आगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेते जा रहा हूँ इमेज बड़ा होता जा रहा है। तो सी पे लाए थे तो एक स्टेप पीछे आके सी में बराबर हो गया। अब जैसे ही आगे ले जाओगे, एक स्टेप जैसे ही और पीछे जाएगा, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। यानी कि अब आगे के जितने भी केस हैं इन सब में ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, ग्रेटर बोल दो या लार्जर बोल दो। लेजर का बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा। समझ गए ना, ये पॉइंट क्लियर हो गए, कोई डाउट। यहाँ पे भरपूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना। चलो अगला क्या समझना है, रे डायग्राम। मतलब ये जो केस समझे थे ना इमेज का फॉर्मेशन का, तब हर केस का रे डायग्राम बनाने के लिए, मतलब डायग्राम के द्वारा अपने को समझाना है कि जो ऑब्जेक्ट को हम जहाँ रख रहे हैं उसका इमेज कैसा बनेगा। हाँ, अलग अलग से जैसे केस बने उतने डायग्राम बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो समझ लो रूल कि डायग्राम बनाने का रूल क्या है, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये क्या है अपने पास, मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, पोल। ये क्या है, सेंटर। पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का मिड पॉइंट फोकस। चलो पहला रूल ये है कि अगर मान लो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या क्या था, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और टकरा के जब वापस लौटती है तो रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। तो उससे संबंधित क्या है कि अगर इंसिडेंट रे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कैसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे मान लो इंसिडेंट रे आने वाली लाइट जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पैरेलल आती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल क्लियर हो गया। क्या बोला, पहला रूल क्या बोला कि अगर इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के कैसे आती है, पैरेलल, ठीक है ना, यानी समांतर, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी कहने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तित किरण है, वो कैसे जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, यानी कैपिटल एफ से जाएगी। पहला रूल क्लियर हो गया, कोई डाउट पहले रूल में, ठीक है ना, लिख लो पहले पहला रूल। चलो अगला पॉइंट क्या है, अगर पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आएगी, पैरेलल, यानी कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, अगर इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण जो है वो कहाँ से जाती है, सेंटर से होकर जाती है। कहाँ से, सेंटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर जाता है, यानी ये जैसे मान लो अपन ये लेके जा रहे, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पथ से वापस लौट आएगा, जिस पथ से गया है उसी पथ में वो क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। मतलब ठीक है, सेंटर जो है सेंटर से जाती है तो ये क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है यहाँ पे। तो जो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर वाला के पढ़े थे ना, प्लेन मिरर जैसे परपेंडिकुलर जाती है तो वो वापस परपेंडिकुलर में ही। तो ये कर्व है, कैसा है, कर्व। और जो कर्व्ड वाला जो होता है ना, तो सेंटर से जो लाइन जाती है वो कैसी होती है, रेडियस टाइप में होती है। तो रेडियस जो होता है वो उस सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो वो वैसे ही टकरा के वापस वैसे ही चली आएगी,
ठीक है, समझ गए, क्लियर। यानी कि जो सेंटर से होकर जाएगी लाइट, वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पथ से लौट आएगी, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी विचलित नहीं होगी अपने पथ से। तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे अगर कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पथ से वापस आ जाएगी, ठीक है ना, सेम पथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब सेंटर से ही होके वापस लौट जाएगी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि अगर अपना इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो जैसे पैरेलल जब आ रही थी तो कहाँ से गई थी, फोकस से। अब अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि जो परावर्तित किरण है वो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि समांतर हो जाएगी। अब इसका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो कैसे लेके जा रहा हूँ इसको, ऐसे ये फोकस से इधर साइड से मान लो लेके जा रहा हूँ, ये जैसे ये मान लो ये मैं फोकस से लेके गया इधर, ऐसे ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर साइड से मान लो मैं फोकस से लेके गया, तो यहाँ से टकरा के ये कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कैसे, इस तरीके से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को काटना नहीं चाहिए, तो ये इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया रूल, कोई डाउट रूल में, समझ में आ गया रूल ना, ठीक है।